सोर्सेस ऑफ ईएम वेव एंड स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। आज हम लोग टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें ज़रूरत नहीं है वेव मोशन का, इन सब में ज़रूरत है, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास तक थोड़ा सा वेव मोशन 11th क्लास वाला रिवाइज करना। स्पेशली इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता था, याद होगा। y इज इक्वल टू, इक्वेशन बनता था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, ऐसा बनता था। प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर ये माइनस को प्लस कर दें तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाला वाइब्रेशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग वाई एक्सिस। तो इस इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव देख लेना और एक बार सुपरपोजिशन ऑफ वेव देख लेना। देखो एसी वाले में कुछ क्वेश्चंस और हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जिनका ट्रांसफार्मर और एलसी ऑसिलेशन संडे वाला अगर छूट गया हो तो उनको 2 दिन टाइम दे रहे हैं, कवर कर लेते हैं, कवर भी कर लें। तब तक मैं और होमवर्क दूंगा, वो आप करोगे एसी का, उसके बाद क्वेश्चन करा दूंगा, कॉमन डाउट करा दूंगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्लास तक ये वाला करके आना है ताकि मैं ये 1 2 3 टॉपिक कर पाऊँ। आज का टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करना देखते हैं। तो आगे थोड़ा सा पेज बढ़ें। मैक्सवेल्स इक्वेशन 3 पेज के बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन है, इसी में ये लिखा हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट टॉपिक है, दोनों रिलेटेड है इसलिए एक साथ होगा। एम्पियर्स सर्किट लॉ तो सबको याद होगा। एम्पियर्स लॉ B डॉट dl इज इक्वल टू इंटीग्रेशन B डॉट dl V नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, चैप्टर 4 में पढ़ा था। एम्पियर्स लॉ का थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा। B डॉट dl इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू V नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड, और इसी के बेसिस पे हम लोग सोलेनॉइड टॉरॉइड इस लोग का फील्ड निकालते थे। याद होगा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट Ni। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ से ही आता था। एम्पियर्स लॉ से और भी हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखे थे, 3-4 एप्लीकेशन तो कम से कम पढ़ना ही है इसका। सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर करंट करेंगे, उसका फील्ड, हॉलो सिलेंडर उसका फील्ड, वायर है उसका फील्ड, सोलेनॉइड है उसका फील्ड, टॉरॉइड है उसका फील्ड, ये सब 4-5 एप्लीकेशंस देखे थे। कोई बात नहीं, इसी में मैक्सवेल साहब ने मॉडिफिकेशन किया था, इसलिए पहले जानना जरूरी है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये एम्पियर्स लॉ अब तक जो हम लोगों ने देखा वो अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाला, लेकिन कई बार ये एम्पियर्स लॉ रॉन्ग रिजल्ट देता है, तो इसमें करेक्शन की जरूरत है। सर्टेन सिचुएशन में ये रिजल्ट सही नहीं देता, तो मैक्सवेल साहब ने इसको मॉडिफाई किया कि ये सारे कंडीशन में सही देने लग गया। तो वो चीज़ देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है भाई, तो 2 तरह के करंट होते हैं। करंट 2 टाइप के हैं, कौन कौन से? एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, दूसरा है कंडक्शन करंट। जो अब तक करंट पढ़ा हम लोगों ने वो सब कंडक्शन करंट है। मीन्स सम चार्ज, कोई चार्ज जो मोशन कर रहा हो तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज कंडक्शन करंट। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बना है कंडक्टर में, ठीक है, ये कंडक्टर में है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में होता है ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उससे करंट बनता है I इक्वल टू NeAVD, याद है चैप्टर 3 में जो पढ़ा हम लोगों ने, करंट इज इक्वल टू NeAVD यूनिट स्पीड। और ये जो करंट जो पढ़ा हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सब हमारा कंडक्शन करंट था। क्या था ये? अब देखना है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट देखेंगे धीरे धीरे।
फिलहाल ये है कि एक हम लोग सिचुएशन देखते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन निकला, वो सब पे थोड़ा डिस्कस करना है। देखो, एक लूप में एक करंट होता है, पता है सबको। अगर एक लूप हो तो एक ही करंट होगा। एक ही लूप में तो अलग अलग करंट नहीं होगा कि कहीं पे हमारा 2 एम्पियर हो जाए, कहीं 3 एम्पियर हो जाए, कहीं 9 एम्पियर हो जाए, कहीं 0 एम्पियर हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। सिंगल लूप सिंगल करंट ऐसा होता है। मान लो हमने की एक लिया और उसको क्लोज किया t=0 पे। क्या किया? t=0 पे क्लोज कर दिया। क्या किया? क्लोज कर दिया। अब ये करंट स्टैब्लिश होगा भाई, इसमें धीरे धीरे इसकी चार्जिंग होगी। किसी मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर करंट यहाँ पे 2 एम्पियर है तो पूरे लूप में उस मोमेंट पे 2 एम्पियर ही है। और कभी 0 होगा तो पूरे लूप में 0 होगा। चेंज होगा तो पूरे लूप में वैसे ही चेंज होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 कूलम्ब पर सेकंड आ रहे हो, 2 कूलम्ब पर सेकंड इस ब्रांच में, तो यहाँ 3 कूलम्ब पर सेकंड नहीं हो सकता जब तक कि कोई दूसरी तरफ से 1 एम्पियर पर कूलम्ब ना आ जाए, 1 कूलम्ब पर सेकंड ना आ जाए। 2 एम्पियर तो इधर से 1 एम्पियर आएगा तभी 3 एम्पियर होगा। इसलिए 2 है तो 2 ही चलेगा भाई, नहीं इधर जा सकता है ना कोई आ सकता है। एक ही लूप है तो इसका मतलब कोई ब्रांचिंग ही नहीं है इन बिटवीन, इसलिए एक ही करंट होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। लेकिन इस चीज में एक लूप होल है। यहाँ पे अगर मान लो ऑरिजिन समझे, इधर एक्स एक्सिस ले लें और इधर वाई एक्सिस ले लिया। As one move from end A to end B, A से B तक जाते हैं और इधर x बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। x एक्सिस है, x = 2, x = 3, x = 5, x = 9, x = 12, ऐसे करके बढ़ता है। तो हम लोग अगर करंट का ग्राफ दिखाएं, करंट का ग्राफ, करंट दिखाना चाहते हैं कि x = 2 पे क्या है करंट, x = 3 पे क्या है करंट, x = 5 पे क्या है करंट, मीन्स पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से किस पोजीशन पे x के किस वैल्यू के लिए क्या है करंट, वो दिखाना चाहते हैं। तो बताओ, किसी मोमेंट पे 2 एम्पियर है, उसी मोमेंट का इस हर पॉइंट पे उस मोमेंट पे क्या क्या करंट है वो दिखाना चाहते हैं। तो क्या दिखाओगे? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही दिखाओगे। क्या दिखाओगे? स्ट्रेट लाइन। तब तक ये स्ट्रेट लाइन चलेगा, पूरे में नहीं जाएगा। कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये जो कंडक्शन करंट दिखा रहे हो वो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है। बिटवीन द 2 प्लेट्स वो करंट 0 है। बिटवीन द 2 प्लेट्स क्या है? 0 है। और फिर से वो करंट स्टेबलिश हो गया और इस एक्स तक ये आया। करंट का वैल्यू 2 एम्पियर था, 2 एम्पियर है हर जगह, लेकिन यहाँ नहीं, बीच में नहीं है। इसका मतलब जो हम लोगों ने समझा है कि किसी लूप में एक ही करंट होता है, तो वो इन केस ऑफ कैपेसिटर फेल है। एक ही करंट कहाँ हो रहा है? हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे एक करंट नहीं है। वो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है इस प्लेट पे, डिसकंटिन्यूटी है इस प्लेट पे। डिसकंटिन्यूटी समझते ही हो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैथमेटिकली अलग अलग हो जाए, मैच ना करे। या फिर यूं समझो कि लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो वैल्यू 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर यहाँ तक है, राइट हैंड साइड में 0 है। बिटवीन द 2 प्लेट 0 है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी आ गया प्लेट के पोजीशन पे। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट। अब देखो एक और प्रॉब्लम, ये तो एक प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम नंबर 1, इन वन लूप करंट इज नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग वायर के चलते यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए एम्पियर्स लॉ सबको पता है। कोई ऐसा अगर करंट कैरिंग लूप हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो। कैसे? ये है करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर को देखेंगे फील्ड, क्योंकि हमें फील्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो हम लोग एम्पियर्स लूप का शेप डिसाइड कर पाएंगे। क्या डिसाइड करना है? एम्पियर्स लूप का शेप। शेप कैसे डिसाइड करेंगे भाई? गॉसियन सरफेस का शेप कैसे डिसाइड करते थे? पहले फील्ड जानोगे तभी तो शेप। अगर रेडियली आउटवर्ड है तो सर्कल लेंगे, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो इस तरह का लेंगे। ऐसा गॉसियन सरफेस लेना चाहिए कि ई डॉट डी एस निकाल सकें। और उसके लिए एलिमेंट्स, जो एरिया एलिमेंट होते थे वो क्या होता था? पैरेलल टू फील्ड हो या परपेंडिकुलर, तो इजीली मिलता था। सिमिलरली अगर ये हमारा करंट कैरिंग वायर है तो इसका फील्ड तो ऐसे है, याद होगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसका फील्ड सर्कुलर।
ये अगर थंब करंट डायरेक्शन तो ये है फील्ड, तो इसलिए इसका फील्ड ऐसे है, करंट है तो इसका फील्ड ऐसे है, जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे डॉट में फील्ड, बोलो है डॉट में फील्ड है, क्योंकि इसका फील्ड ऐसे चल रहा है भाई। यहां पे देखोगे तो डॉट में है फील्ड, यहां पे देखोगे तो क्रॉस में है फील्ड, इस तरह से ये फील्ड है। अब यहाँ पे हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके निकालना चाहते हैं, लॉन्ग वायर है मान लो, तो ठीक है भाई, तो एम्पियर्स लूप कैसा लोगे, तो ऐसा ही एम्पियर्स लूप भी ले लोगे, सच जाए कि जिधर बी है उधर ही डीएल भी हो, जिधर बी है उधर ही डीएल भी हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। तो इससे क्या होता था, हम लोग निकाल लेते थे बी डॉट डीएल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज, ये आ गया, आई याद होगा। लॉन्ग वायर है, आर डिस्टेंस मान लो निकालना चाहते हो तो आर रेडियस का ही हमने लिया है, रिंग सर्कल लिया, तो बताओ क्या मिलता था, बी का वैल्यू डीएल 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 इंटीग्रेट करते थे तो बी डॉट डीएल तो डीएल का भी वैल्यू लिखते चलोगे भाई, और इंटीग्रेट करने हैं पूरे के लिए, और cos 0 डिग्री म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज। बताओ भाई डीएल का वैल्यू इंटीग्रेट किया कितना मिला, 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, बी का वैल्यू बोलो कितना आया, बोलो ये मिल गया फील्ड एम्पियर्स लॉ से। क्यों मिल गया भाई, यहाँ पे करंट ये था, करंट इनक्लोज ऐसे था, इसलिए मिल गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये मिल गया, ये एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके लाए हैं, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई पहले वाला। अब वैसा ही काम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी तो करंट का वायर है ये, फिर यहाँ भी निकाल सकते हैं, एम्पियर्स लूप लेंगे और निकालेंगे, कुछ तो आएगा बी जीरो तो नहीं आएगा, कुछ तो आएगा नॉन जीरो। याद होगा कोई भी करंट कैरिंग वायर सिर्फ अपने ही लाइन के किसी पॉइंट पे जीरो फील्ड बनाता है, सराउंडिंग में तो फील्ड बनाता ही है, तो ये भी यहाँ पे फील्ड जरूर क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे कुछ फील्ड है नॉन जीरो, यहाँ पे कुछ फील्ड है नॉन जीरो, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ भी फील्ड है, लेकिन यहाँ पे तो भाई एम्पियर्स लूप लोगे ऐसा करंट ही नहीं है, तो यहाँ पे तो फील्ड जीरो है, यहाँ फिर फील्ड आ गया, चलो भाई करंट है, फील्ड आ गया, लेकिन बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फैक्ट तो यही हो रहा है, नहीं है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब समझो एम्पियर्स लूप कह रहा है, एम्पियर्स लॉ कह रहा है कि यहाँ फील्ड होगा, यहाँ फील्ड होगा, यहाँ फील्ड होगा, यहाँ फील्ड होगा, कुछ भी नॉन जीरो होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, और यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बीच में नहीं होगा। दो प्रॉब्लम आया, एक प्रॉब्लम ये कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पे फील्ड दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है, जबकि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बताया जाए, फैक्ट ये है कि यहाँ पे अगर कंपास नीडल रखें, जब करंट ऑफ है तो कंपास नीडल अर्थ के फील्ड के अलाउ अपना दिखा देगा अलाइनमेंट, लेकिन करंट ऑन कर देते हैं तो अलाइनमेंट मान लो पहले ऐसे था अलाइनमेंट, अब करंट ऑन किया तो ऐसे हो गया अलाइनमेंट, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना पीछे वाले, ड्यू टू जोर से बोलो, ड्यू टू यहाँ पे कंपास नीडल का अलाइनमेंट होता है भाई। कभी भी बार मैग्नेट सस्पेंड कर दो, क्या सस्पेंड कर दो, बार मैग्नेट या कंपास नीडल रख दो, तो ये क्या करता है, अलाइनमेंट दिखाता है। अगर अर्थ का फील्ड को डायरेक्शन में दिखाएगा, अगर कोई दूसरा फील्ड नहीं तो यही है अर्थ का फील्ड, कोई दूसरा अगर करंट कैरिंग वायर ने फील्ड प्रोड्यूस किया, नेट फील्ड हो गया ऐसे, तो ऐसा दिखाएगा। ये तो अलाइनमेंट हमेशा किधर दिखाएगा, नेट फील्ड किधर दिखाएगा, सारे लोग बोला कर भाई, कोई लोग कंजूसी कर जाते हैं, चलो इसको दिखाओ, पहले लिखो उसके बाद बताते हैं, खाली सुनने से तो लोगों को परेशानी हो। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का देखना, पहले करंट का टाइप दिखा दो, दो टाइप हैं,
चलो देखो भाई, प्रॉब्लम नंबर 1 था ये, करंट इन ए लूप इज डिसकंटिन्यूअस एट द लोकेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इन द ब्रांच as shown in figure. Current between the plates of capacitor is 0, but outside the capacitor current, that is conduction current, exists and current is dq by dt. कंडक्शन करंट है और वो है dq by dt, इसलिए here current dq by dt is discontinuous in the branch AB as shown in graph. as shown in graph ये है। प्रॉब्लम है ये, और प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। चलो अब लिखना बंद करो, जितना लिख लिया। अब यहाँ देखो, मान लो हम लोग कुछ पॉइंट्स रखते हैं, m पॉइंट लिखा, यहाँ मान लो n पॉइंट लिखते हैं, यहाँ मान लो p पॉइंट लिखते हैं, ये मान लो q पॉइंट है, ये r पॉइंट है। अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड एट m है, n पे भी है, q पे भी है, r पे भी है, बट p पे नहीं है। तो ये जो एम्पियर्स लॉ के हिसाब से आ रहा है कि कुछ पॉइंट्स पे फील्ड है और कुछ पे नहीं है, ये गलत है। ये जो फील्ड आ रहा है ना, एक्चुअल में जो एक्चुअल फैक्ट है, कंपास नीडल को रख करके देख सकते हो। जब हमने करंट नहीं पास कराया था, इसमें स्विच ऑफ था, तो अलाइनमेंट अर्थ के हिसाब से था। जैसे ही करंट पास कराया, यहाँ पे फील्ड ऐसे हो गया, मान लो ऐसे हो गया, तो यहाँ चेक किया, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ चेक किया, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ चेक किया वैसे ही है, यहाँ चेक किया इस डायरेक्शन में, यहाँ चेक किया इस डायरेक्शन में, और पी पे चेक किया तो वहाँ भी उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में जैसे इधर है वैसे ही है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड और यहाँ का फील्ड आइडेंटिकल है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है।
यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जितना है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। फैक्ट तो यही है। तो इसका मतलब एम्पियर्स लॉ में कुछ गड़बड़ी है, जो कहीं पे करेक्ट रिजल्ट मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे करंट इंक्लोज ही नहीं आ रहा है एम्पियर्स लूप के अंदर। यहाँ पे करंट इंक्लोज आ रहा है, उसके हिसाब से जो रीडिंग बता रहा है, प्रैक्टिकल फैक्ट भी वो बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रैक्टिकल बात है, रियलिटी में जो है, वो एम्पियर्स लॉ नहीं दिखा पा रहा। तो ये एम्पियर्स लॉ में डिबेटेड है कि आप यहाँ पे नहीं बता पा रहे। दो प्रॉब्लम दिखा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ए ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। अगर इसमें कैपेसिटर नहीं होता, रेजिस्टेंस होता, इंडक्टर होता, तो चलता रहता, सब में सेम करंट होते। बट जहां कैपेसिटर आ गया तो इसके दोनों प्लेट पे डिसकंटिन्यूटी। इट मीन सेम लूप, सिंगल लूप, बट करंट डिफरेंट हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया। प्रॉब्लम ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ए ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर। दूसरा नंबर प्रॉब्लम एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट, sometimes it gives correct result, sometimes it gives incorrect result। इन दोनों प्रॉब्लम को डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस करके मैक्सवेल साहब ने सॉल्व करा। डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस करके उन्होंने इन दोनों प्रॉब्लम को एक बार में सॉल्व कर दिया। ठीक है, उनका कहना था कि यहां पे भी करंट है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर काउंट किया जाए एम्पियर्स लूप में, तो यहां भी वही रिजल्ट आएगा जो इधर आएगा। फील्ड उतना ही दिखाएगा जो इधर दिखा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने बताया, और उन्होंने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी काउंट करो, और डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू उन्होंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स per unit time multiplied by epsilon naught is the value of displacement current। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जब चार्जिंग इसका हो रहा था तो यहाँ चार्ज चेंज हो रहा है। करंट तो तभी एग्जिस्ट करता है जब यहाँ चार्ज का ग्रोथ हो रहा होता है। जब चार्ज का ग्रोथ कंप्लीट, करंट जीरो। जब कैपेसिटर पूरा फुल्ली चार्ज हो जाए, स्टेडी स्टेट आ जाए, तो करंट क्या हो जाता है? जीरो। याद होगा, कैपेसिटर का चार्जिंग करने के लिए सेल लगाओगे तो वो 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 2-4 मिनट, जितने टाइम तक चार्जिंग होगा तब तक करंट एग्जिस्ट करेगा। चार्जिंग कंप्लीट, करंट जीरो, और इससे फुल चार्ज आ गया जो आना था। तो जब यहाँ चार्जिंग हो रहा है तो यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है। क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट होता जा रहा है। चार्ज इज इंक्रीजिंग विद टाइम, और चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या होता है? सिग्मा चार्ज के साथ चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो, वो आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। और देखोगे कि ये 2 एम्पियर है नहीं जगह करंट, तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट करंट 2 एम्पियर ही है, तो कंटीन्यूअस हो गया। कंटीन्यूअस क्या हो गया? तो मैक्सवेल साहब का कहना था कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करो, वो आएगा तुम्हारा जो कंडक्शन करंट है ना, उतना ही आएगा यहाँ पे। और जब उतना ही आएगा तो तुम करंट जो सोच रहे हो कंटिन्यूअस होना चाहिए किसी लूप में, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए और होता है, लेकिन वो करंट तुम्हारा कंडक्शन करंट नहीं है जो कंटिन्यूअस होगा, वो होगा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट टेकन टुगेदर, अकेले का नहीं। अकेले ना तो कंडक्शन करंट कंटिन्यूअस होगा ना डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों मिला करके। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का प्लॉट दिखाएं इसी ग्राफ में, तो ये मान लो ग्रीन से डिस्प्लेसमेंट करंट दिखा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है इधर, क्योंकि इधर फील्ड नहीं है इलेक्ट्रिक। डिस्प्लेसमेंट करंट वही होता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ, तभी तो वहाँ कोई एरिया लोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, तब वहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। तो बिटवीन द टू प्लेट डिस्प्लेसमेंट करंट है, इधर जीरो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट 2 एम्पियर है, फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो गया। अकेले डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिसकंटिन्यूअस, अकेले कंडक्शन करंट इज डिसकंटिन्यूअस, बट कंडक्शन करंट प्लस कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम विल बी कंटिन्यूअस इन एनी क्लोज्ड लूप। ठीक है, वैल्यू आएगा वही, ये जो आईडी आया है ना एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, आगे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तो वो आएगा डी क्यू बाई डी टी, वही जो कंडक्शन करंट, वही डिस्प्लेसमेंट करंट। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और जब हम लोग यहाँ एम्पियर्स लूप लेंगे तो करंट इंक्लोज लेते थे 2 एम्पियर, आई डी आई कंडक्शन,
यहाँ पे 2 एम्पियर आई कंडक्शन, यहाँ भी 2 एम्पियर आएगा आई कंडक्शन प्लस आईडी ले। तो यहाँ पे उनका कहना था कि एम्पियर्स लॉ में जो तुम लिख रहे हो V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, तो ये आई जो है उसको चेंज करो, उसको लिखो IC प्लस आईडी, दोनों लेके चलेंगे करंट। तो IC प्लस आईडी लिखोगे तो यहाँ पे IC प्लस आईडी है 2 प्लस 0, यहाँ लेंगे तो 2 प्लस 0 IC प्लस आईडी, यहाँ भी 2 प्लस 0 और यहाँ 0 प्लस 2, फिर यहाँ पे 2 प्लस 0 2 प्लस 0, हर जगह आइडेंटिकल कंडीशन मिलेगा, करंट इनक्लोज तुम्हें 2 मिलता रहेगा और ये रिजल्ट यहाँ पे भी फील्ड बताएगा, उतना ही फील्ड बताएगा जितना इधर बताया था, क्योंकि करंट इनक्लोज फिर से 2 एम्पियर है। तो इसलिए प्रॉब्लम ऑफ एम्पियर्स लॉ भी सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से जो एम्पियर्स लॉ था वो मॉडिफाइड हो गया, और मॉडिफाइड होकर क्या बन गया लिखना, मतलब V डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट। ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, खाली एम्पियर्स लॉ नहीं, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन हो गया, इसलिए IC प्लस आईडी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब ये है कि कैसे समझेंगे करंट उतना ही, तो हम तो कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं? जोर से बोलो क्या? तो आईडी क्या होता है, फॉर्मूला उन्होंने बताया एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो भाई ये है कैपेसिटर मान लो, इधर है हमारा ये है कंडक्शन करंट कितना भाई dq बाई dt, और धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज अपना एक्युमुलेट हो रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 यहाँ पे अगर q है किस टाइम में माइनस q है, इस तरह चल रहा है। कोई बात नहीं, अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक यहाँ पे एरिया ऐसा ही ले लेते हैं जितने एरिया में ये फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ले लिया ये एरिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू d फाई बाई dt, तो d फ्लक्स का वैल्यू v डॉट एरिया, फ्लक्स का वैल्यू v डॉट एरिया, इसी को डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डिफरेंशिएट किसको करेंगे भाई, ये E डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चाहिए हमें रेट ऑफ चेंज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया का वैल्यू a और cos 0 डिग्री, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया वेक्टर ले लोगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही एरिया ले पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि इधर वाला एरिया लोगे 180 एंगल बनाएगा, इधर वाला लेंगे 0 एंगल बनाएगा, जो कम एंगल होता है वही लेते हैं एरिया वेक्टर। तो इस तरह से हमें वैल्यू आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट को अभी रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बताओ डिफरेंशिएट जो करने हैं वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, सिग्मा का वैल्यू बोलो q अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट एरिया cos 0 डिग्री को 1 हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने हैं, क्या क्या कैंसिल हुआ, a कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो गया, होगा कि नहीं, बाहर निकल गया, बचेगा क्या, इसका मतलब क्या मिला, कंडक्शन करंट, ID इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, सेम वैल्यू 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर ही मिलेगा, समझ गए। तो इस तरह से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्वेश्चन में आएगा, ये चीज़ जल्दी क्लियर नहीं होता, ये ग्राफ वाला बहुत कम बुक में मिलता है, इसलिए स्कूल वाला कराएंगे नहीं ये चीज़, हजम ही नहीं होगी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ। तो ये समझे एक, और मैंने लिखा था जो आपने लिखा है अभी मत लिखना, ये तो लिखा कि बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर करंट इज 0 बट आउटसाइड द कैपेसिटर करंट मींस कंडक्शन करंट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द कैपेसिटर, और I इज इक्वल टू dq by dt है। हियर करंट I इज इक्वल टू dq by dt इज IC, ठीक है, इज डिसकंटीन्यूअस इन द ब्रांच AB एज शोन इन ग्राफ, तो है डिसकंटीन्यूअस। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या था, तो मैं लिख रहा था यहाँ पे, एम्पियर सर्किटल लॉ सेज दैट देयर विल नॉट बी एनी फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, कहाँ, मान लो एट पॉइंट P, जो दिखाया हुआ था एट पॉइंट P, ठीक है, अनलाइक एनी पॉइंट आउटसाइड, जैसा कि आउटसाइड में है उस तरह का नहीं है, यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट M है, N है, Q है, R है, S1, ये तुम्हारा समझने के लिए लिख रहा हूँ मैं, समझ गए, ये उस तरह से नहीं है।
but magnetic field at P is same that of magnetic field at M, same as the magnetic field at N, ये सब सेम है, is the practical fact। ये क्या है? Practical fact है। It means Ampere's circular law is not consistent। चलो लिखो इसके बाद, कहाँ तक लिखा था? यहाँ तक तो लिखा था। चलो इसके बाद का कंप्लीट करो। इसका पहले के चैप्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। समझ में तो आया कौन सा प्रॉब्लम था? दो प्रॉब्लम ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किस चीज का डिसकंटिन्यूटी भाई? करंट का। इन एक क्लोज लूप एक करंट होना चाहिए था, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अलग बात है, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, अरे कैपेसिटर के अंदर कैसे, उतना तो करंट है नहीं, दिया होगा, फिर मन दबा दिया होगा, तो यही तो सब बोलते आ रहे हैं। लेकिन डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम के अलावा एम्पियर्स लॉ में भी प्रॉब्लम आ गया, इनकंसिस्टेंसी, कहीं करेक्ट रिजल्ट दे कहीं नहीं दे। ऐसे तो मोस्टली तो करेक्ट रिजल्ट देता है, जब कैपेसिटर की बात आती है तो वहाँ फेल होने लग जाता है, क्योंकि इस बात का पता नहीं था पहले कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वहाँ पे कोई भी एरिया रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और वहाँ भी करंट स्टेब्लिश हो रहा है, वहाँ भी करंट है, और वो है डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट आ जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी रीजन में चेंज हो रहा हो तो वहाँ पे भी एक करंट है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो चार्ज ट्रांसफर से नहीं बना है, वो चार्ज ट्रांसफर से करंट नहीं बना हुआ है, इसलिए वो थोड़ा अलग टाइप का हुआ, इसलिए नाम अलग रखा। ठीक है, चलो बैठ जाओ भाई। तो ये दो प्रॉब्लम था, और दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट से, जो कि हम लोग यहाँ लिख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, जो हमने लिखा हो वो तो है ही, लेकिन लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट
exist in the region where electric field and hence electric flux changes with time. The displacement current in such region is given by ID is equal to epsilon naught d phi by dt. This concept Maxwell suggested that alone IC equal to dq by dt and alone ID equal to epsilon naught d phi by dt is discontinuous. In the branch of capacitor. But IC plus ID taken together has the property of continuity. In any loop, in any branch. We also modified Ampere's law as V dot dl is equal to mu naught into IC plus ID. Mu naught into IC plus समझ में आया? अब देखो राइट हैंड साइड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है, इसका तो हम लोगों ने बैकग्राउंड देख लिया सारा, लिख लिए थे ना सारे लोग? तो जल्दी लिखो भाई। दिस एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ गिव करेक्ट रिजल्ट ऑलवेज एंड हैज कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम भी रिमूव हो गया।
इसमें देखो ऊपर लिखा हुआ है, आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट वाज द सजेशन, मैक्सवेल सजेशन क्या था, या मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन क्या था, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। फॉर्मूला तो है कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इन द रीजन बिटवीन द टू प्लेट। Plates of capacitor being charged। तो चार्जिंग हो रहा है तभी करंट है, तभी डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। चार्जिंग बंद, आईसी भी बंद, आईडी भी बंद। देखो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज, तब फुली चार्ज जब हो जाता है तो कंडक्शन करंट कितना होता है, dq by dt 0 होता है। इधर हमारा कंडक्शन करंट dq by dt हो जाता है 0, और इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेट होना है हो गया, जो फ्लक्स बनना था वो बन गया, बोलो q अपॉन a सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और ये बन गया फ्लक्स का वैल्यू। तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हो रहा अब, क्योंकि चार्ज फिक्स हो गया, एरिया फिक्स है ही, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है ही, चार्ज इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि चार्जिंग करने वाला करंट ही 0 हो चुका है। स्टेडी स्टेट आएगा तो करंट 0, चार्ज जो आना है वो आ चुका, अब इसके बाद ग्रोथ ही नहीं हो रहा, तो ये भी 0 हो गया, तो d फाई बाई dt क्या हो गया 0, d फाई बाई dt 0 है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0 है। फुली चार्ज हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों ही 0 हैं। जब चार्जिंग हो रहा है तो देखा ही तुमने कि आईडी हमारा वही आया जो आईसी था, dq बाई dt। तो जब dq बाई dt रहेगा तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, जब dq by dt 0 तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0, क्योंकि फ्लक्स भी हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्लक्स है, फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी 0। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट में है, हम लोग को निकालने हैं ट्रांजिएंट स्टेट, मतलब जब चार्जिंग हो रहा है तब। ये तो स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट में करंट मैक्सिमम हो चुका है CV0 और करंट बन चुका है 0। ठीक है, अब ये ट्रांजिएंट स्टेट मतलब सेल जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, बीइंग चार्ज, इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में निकाल लेंगे भाई, इस कंडीशन में जो निकाला था वो लिखेंगे, निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी को लिख लेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट वहां जहां पे, कहां पे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगा वहां होगा। चलो ये मैंने बताया दो तरह का फील्ड है इलेक्ट्रिक भी, कंजर्वेटिव फील्ड इलेक्ट्रिक को सब सुने हैं,
नॉन कंजर्वेटिव कुछ लोग सुनते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाता है, इसलिए उसकी क्लैरिटी नहीं है। तो वो चीज़ बता रहा हूँ तो समझो ध्यान से। जो अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो चार्ज ने प्रोड्यूस किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0। जो सेल लगा देने से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, जिसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग करना शुरू कर देता है और करंट कंस्यूम करता है, वो फील्ड भी है कंजर्वेटिव फील्ड। तभी तो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 और पोटेंशियल ड्रॉप टोटल 0। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज ये तो होता है, जिस पॉइंट से चले वापस वहीं ड्रॉप काउंट करते जाए 0 हो जाएगा। या पोटेंशियल गेन काउंट करें वो भी क्या हो जाएगा? 0। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप फॉर एनी क्लोज लूप 0 होता है। केवीएल वो सब क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू सेल कंजर्वेटिव फील्ड है, ड्यू टू चार्ज कंजर्वेटिव फील्ड है इलेक्ट्रिक। लेकिन जो फैराडे लॉ याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी लूप। कोई एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड है भाई, फ्लक्स बना हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो चैप्टर 6 में पढ़ा, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। वो जो इंड्यूस करंट है और इंड्यूस करंट है तो भाई करंट जो इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करोगे वो होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेल तो नहीं लगाया था तुमने, सेल तो नहीं लगाया था, वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इमेजिनरी सेल समझते हैं, d/dt। वो जो सेल है, सेल जो एक्चुअल में है नहीं, इमेजिन करते हैं, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर इमेजिन किया जाए तो वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है। इसलिए ऐसा लूप में ध्यान देना, ऐसा लूप में मैक्सवेल साहब का कहना था कि ऐसा मान लो कोई स्क्वायर लूप ले लिए, कंडक्टिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टिंग स्क्वायर लूप, फ्लक्स चेंज किया, करंट इंड्यूस आया, उसका इंड्यूस फील्ड, उसके इंड्यूस फील्ड का अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन निकालें, E.dl अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड होता तो E.dl क्या होना चाहिए था? 0 होना चाहिए। तभी तो E.dl dv होता है, dv मीटर के 0। कौन सा? जब सेल एक्चुअल में लगाए थे चैप्टर 3 में वाला जो सेल लगाए थे वो वाला तो 0 होता है केवीएल। लेकिन यहाँ फैराडे लॉ वाले में इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड फील्ड, तो इंड्यूस्ड फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका E.dl क्लोज लूप में करते हो तो वो क्या मिलता है? d/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये E.dl जो कर रहे हैं वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कहीं पे फिक्स नहीं है कि यहीं से यहीं, यहाँ थोड़ी से लगा हुआ है, कोई तो रिलेटिव लगा हुआ है नहीं, यहाँ समझो, यहाँ समझो, यहाँ समझो, लूप में कहीं समझो। क्लॉकवाइज कराना है तो क्लॉकवाइज पोलैरिटी वाला बस रहना चाहिए, कहीं भी समझ लो भाई। तो समझ लो मतलब क्या, कहीं भी लगा लो आप, कहीं भी इक्विवेलेंटली कहीं भी लगा लो। तो ऐसा जो फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड है उसका E.dl हो गया ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए? ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हो रहा, राउंड ट्रिप में E.dl 0 नहीं हो रहा, वो ईएमएफ है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से प्रोड्यूस हुआ है, वो एक्चुअल में चार्ज का प्रोड्यूस्ड या सेल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से फील्ड स्टेबलिश्ड नहीं है, इसलिए वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होगा। चलो इस पे मैक्सवेल्स इक्वेशन है ना, जो मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसी में इस चीज को लिखना पड़ेगा। मैक्सवेल्स आपके 5 इक्वेशंस हैं, 5-6 इक्वेशंस हैं, तो वो अभी लिखवाएंगे तो उसमें ये चीज मेंशन करेंगे, लिखवाएंगे भी, इसलिए पर्सनली मैंने अभी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट करंट वाला था, पढ़ो क्या लिखा है आंसर में। नंबर 1 देख लिया, वी नो दैट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही गिव राइज टू कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन कंजर्वेटिव है, इसी से याद आया मुझे, ये नॉन कंजर्वेटिव है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो यहाँ पे, नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बहुत कम बच्चे समझते हैं, बहुत कम जगह बताया भी जाता है ये चीज, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसके बाद, मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट ए
also give rise to magnetic field. जैसे time varying magnetic field give rise to electric field, इससे time varying electric field should also give rise to time varying magnetic field. ऐसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा आर्गुमेंट लॉजिकली. मैक्सवेल thus tried to apply एम्पियर सर्किटल लॉ. इस चीज को ट्राई करने के लिए, इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स के लिए एम्पियर लॉ अप्लाई कर करके देखा. To find magnetic field outside a capacitor connected to a time varying current. आउटसाइड कैपेसिटर निकाला तो उसके लिए कुछ मिला. However, he noticed an inconsistency in एम्पियर सर्किटल लॉ. एक इनकंसिस्टेंसी भी नोटिस में आया. To remove the inconsistency in the ampere circuital law, Maxwell suggested the existence of displacement current. क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सवेल मॉडिफिकेशन की ज़्यादा पूछ रहा है तो मैक्सवेल वाले पे चलेंगे. मॉडिफिकेशन डिस्प्लेसमेंट करंट देखो तो सजेस्ट किया उन्होंने. डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इज द करंट विच कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर electric field and consequently the electric flux is changing with time. Mathematically, ID is equal to epsilon naught d phi by dt. The sum of conduction current, condition current नहीं, the sum of conduction current जो उधर पढ़ा था, sum of conduction current I and displacement current ID has the property of continuity along any closed path. किसी closed path में continuity भी होता है. Although individually they may not be continuous. कौन may not be continuous? Displacement current और conduction current. Thus Maxwell modified ampere circuital law. Maxwell नहीं. Thus Maxwell modified ampere circuital law as v dot dl v dot I plus id. With this modification, the problem of inconsistency observed by Maxwell was rectified. समझ गए? Summary point है. समझ चुके हो, लिख भी लिया. इसको कुछ न्यूमेरिकल देखना होगा तो देख लेंगे. ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल अभी आएगा, टाइम बचेगा तो उसमें न्यूमेरिकल भी देखेंगे. आज हम लोग पहले जो इक्वेशंस है मैक्सवेल इक्वेशन वो देख लिया जाए. डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझ गए हो और मैक्सवेल इक्वेशन दिखा रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड पे ही कंटिन्यू रहोगे. लिखो मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल साहब ने जो इक्वेशन दिए किस चीज के लिए दिए तो मैक्सवेल लॉ का हम लोग ये ऐसे भी बोलते हैं. मैक्सवेल ने जो लॉ दिए हैं वो दिए हैं लॉज फॉर, हम लोग ऐसे भी नाम से जानते हैं, बेसिक लॉज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैक्सवेल्स इक्वेशन को हम लोग बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं. उन्होंने कलेक्ट किए लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट लॉज को, इक्वेशंस को कलेक्ट कर दिया और उसको कलेक्टिवली हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं. नंबर 1 इक्वेशन गॉस लॉ. E डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज इनटू. याद है गॉस लॉ चैप्टर 1 में. सेकेंड लॉ गॉस लॉ का ही भाई इधर वो क्या होता था, म्यू नॉट इनटू पोल इनक्लोज जो कि हमेशा होता है 0 क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता. ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स हो गया जो कि चैप्टर 5 में देखा था. नो मोनोपोल एग्जिस्ट. दूसरा ये लॉ लिखना मन रखो. अभी थर्ड वाला भी क्वेश्चन देखा जाए. अब E डॉट डी एल बी डॉट डी एल की बात करें. ds ds वाला हो गया. अब E डॉट डी एल का उन्होंने और B डॉट डी एल का. तो E डॉट डी एल एंड B डॉट डी एल. पहले B डॉट डी एल दिखाए तो B डॉट डी एल तो वही था एम्पियर्स लॉ, तो उसको तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, IC प्लस ID कर दिया, यानी कि म्यू नॉट और IC मीन्स dq by dt, IC मीन्स dq by dt और प्लस ID मीन्स एप्सिलॉन नॉट d phi by dt. ये हो गया मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ. थर्ड नंबर ये हो गया. तो फोर्थ नंबर हो गया E डॉट डी एल का. E डॉट डी एल क्लोज लूप में तो ये भी दो पार्ट में हो गए. 0 फॉर
इसके लिए कंजर्वेटिव फील्ड, 0 फॉर कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, जो कि होता था इंटीग्रेशन ऑफ डीबी राउंड ट्रिप में, या फिर बोले सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 0 केवीए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और दूसरे में हम लोग, ये तो एक हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी, डी फाई मैग्नेटिक, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी डॉट एरिया इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऐसा बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दो तरह के, कंजर्वेटिव के लिए ये अलग है, नॉन कंजर्वेटिव वाले के लिए अलग है। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव है तो ऐसा, कंजर्वेटिव फील्ड है तो ऐसा। कंजर्वेटिव फील्ड के लिए 0। समझ गए? इसको दो पार्ट में कर दिया उन्होंने। और फिर तो उन्होंने बताया लॉरेंस फोर्स, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स प्लस मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये दोनों को मिलाकर के कलेक्टिवली इसको लॉरेंस फोर्स बोला उन्होंने। और ये 5 इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, लिख लो, बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हम लोग बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली फिजिक्स को पढ़े, नहीं तो ये फिजिक्स हाथ से दूर हो जाएगा। जिसका कोई क्लास छूटता है जल्दी से जल्दी कवर किया करे वीडियो से, और यहीं आगे कवर करने पड़ते हैं। जैसे एंट्रेंस के क्लास और ये एनपीसी, ये अलग से मिलेगा। तो सिलेबस का है कवरेज, उसके लिए यहीं आगे कवर करने पड़ेंगे। कुछ लोग कर भी रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटिस में आ रहे हैं कि क्लास छूट रहा है फिर भी केयरलेस घूम रहे हैं, कवर करने की भी चिंता नहीं है। ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होगा एकेडमिकली, समझ लें। अपनी तरफ का सिंसियरिटी नहीं दिखाओगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको दो पार्ट कर दिया, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू चार्ज और ड्यू टू सेल और बैटरी। बैटरी कनेक्ट करते जो करते हैं वो लिख तो लिए। ये मैक्सवेल सब इक्वेशन 15 मिनट का टॉपिक, 10 मिनट का टॉपिक। ये समझ गए है कुछ, ये सबका डिटेल तो देख चुके हो। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल के 5 इक्वेशन हैं, 5 इक्वेशन आप जानते हो।
बस यहाँ पे खाली मॉडिफिकेशन करने की जरूरत थी, यहाँ मॉडिफाइड हुआ। और यहाँ ये क्लियरिटी की जरूरत है कि दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड भी हैं, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो ये ध्यान रखना। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और उस कंडीशन में राउंड ट्रिप में वर्क डन, राउंड ट्रिप में E डॉट dl इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ d बाई dt या इंड्यूस देगा। चलो अभी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ऐसे। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। बोर्ड में देखो भाई, आंसर मत देखने लग जाओ। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। बोलो भाई, पीछे वाले पहलवान, सबसे पीछे वाले बोलो जल्दी, क्या है क्वेश्चन, हिंदी में बताओ जल्दी। एक कैपेसिटर दिया हुआ है, रेडियस प्लेट का 12 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और आगे बोलो, और उनके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है बीच का डिस्टेंस। फिर और बोलो, चार्ज हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, इसका चार्जिंग हो रहा है, तो ठीक है भाई। आई इज इक्वल टू 0.15 एम्पीयर। फिर कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, नंबर 1 यही है, कैपेसिटेंस निकालना। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, जब तुम्हारा R दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी एप्सिलॉन नॉट और एरिया का वैल्यू पाई r स्क्वायर इनटू d सेपरेशन दिया ही है, ये भी दिया है, निकल जाएगा। चलो बी पार्ट में क्या निकालना है, ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चार्ज नहीं चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, यानी कि डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट। देखो ध्यान से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो ये निकालना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी, होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इसी में रेट ऑफ चेंज चाहिए। ये ध्यान रखें कि ये डी है सेपरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वही तो काम करना है भाई। तो बताओ भाई d बाई dt, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन a, और ये एप्सिलॉन नॉट इनटू d, अब इसको डिफरेंशिएट करना है भाई। तो यहाँ पे d तो बाहर आ जाएगा ये, और a भी बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर हो गया। dq बाई dt मींस कंडक्शन करें, dq बाई dt कंडक्शन करें तो d हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, d का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और a भी दे रखा है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इसको कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, और करंट का वैल्यू 0.15 दिया है ना, वो वैल्यू रख देंगे, तो मिल जाएगा हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, लिख दिया, ये तो है डेल्टा V, और इसका बस यूज करेंगे, जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है वो बाहर। सो R दे रखा है 0.15 करंट दे ही रखा है, तो बस, और D भी दे रखा है, तो ये तीनों पता है। बी पार्ट में क्या था भाई, बोलो, डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अब प्लेट्स के अक्रॉस हमें डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए, वही चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट, तो क्या करेंगे भाई, तो एक और हम लोग ऐसा लेंगे जो अभी देखा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स मिलेगा, फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, तो E डॉट एरिया, E का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो एरिया ही है, पाई r स्क्वायर जो है, और cos 0 डिग्री है। जब जरूरत पड़ेगा तो पाई r स्क्वायर लिखेंगे, फिलहाल के लिए a छोड़ दें, हो सकता है ये कैंसिल ही हो जाए, तो इसलिए क्या लिखेंगे, q अपॉन a, ये हो गया q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट a, बस cos 0 1 हो गया। इसका मतलब क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट, इसलिए अब डिस्प्लेसमेंट का निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट d फाई बाई dt, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इनटू d, फाई का वैल्यू है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसलिए मिला क्या, dq बाई dt, इट मींस डिस्प्लेसमेंट करंट मिला,
IC मिला और IC का वैल्यू था 0.15, तो वही मिल जाएगा उस टाइम पे। चार्जिंग कंडीशन में तो ये होता है, जब कंप्लीट हो जाए चार्जिंग तो उस कंडीशन में 0 हो जाता है, सब 0 हो जाते हैं। इसके बाद देखो सी में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रूल जंक्शन रूल वैलिड है एट ईच पॉइंट ऑफ द कैपेसिटर, ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इस प्लेट पे क्या जंक्शन रूल, मतलब जंक्शन रूल क्या होता है, एक प्लेट पे चेक करना है। जंक्शन रूल कहते हैं भाई किसी भी पॉइंट पे, किसी भी नोड पे, किसी भी जंक्शन पे, पॉइंट पे भी, वायर में भी, किसी पॉइंट पे जितना आने वाले होंगे उतने जाने वाले करंट होने चाहिए। दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट मस्ट बी 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ना ही सिंक ऑफ चार्ज है, जितना आएगा उतना जाएगा। सब वायर क्या है, पाथ है, वायर क्या है, पाथ ही तो है। ये जंक्शन बन गया पाथ का मीटिंग पॉइंट, तो भी क्या है वो पाथ ही तो है, उधर से चार्ज जाएंगे, चार्ज निकलेंगे। कहीं पे सोर्स ऑफ चार्ज या सिंक ऑफ चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इसलिए सर्किट के हर पॉइंट के लिए हम लोग जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग। तो इस कैपेसिटर के इस प्लेट पे अगर देखो तो इनकमिंग है 2 एम्पियर मान लो कंडक्शन करंट, आउटगोइंग कितना है भाई, तो आउटगोइंग 0 है। अगर कंडक्शन करंट देखा जाए तो अकेले कंडक्शन करंट डिसकंटिन्यूअस, अकेले डिस्प्लेसमेंट करंट डिसकंटिन्यूअस, बट IC प्लस ID अगर लेते हैं तो हो जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है आंसर में, फर्स्ट वाला तो एप्सिलॉन नॉट A by D, एरिया पाई R स्क्वायर, D रख दिया वैल्यू, मीडिया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज Q by C, ये दूसरे मेथड से निकाल दिया, Q by C होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पहले निकाल रखे हो इसलिए उसका यूज कर लिया इसमें, तो Q by C होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी में डिफरेंशिएट करेंगे 1 by C dQ by dt, तो मिल जाएगा हमें 1 by C dQ by dt, तो करंट है, तो हम लोग का भी वही मिला I upon C, तो यही तो है देखो I अपॉन एप्सिलॉन नॉट A by D, I अपॉन C तो होगा I अपॉन एप्सिलॉन नॉट A by D, बात है है ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, इसमें देखो अब सेकंड वाले में रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट वही एप्सिलॉन नॉट d5 by dt करके निकाल लिया, फ्लक्स का वैल्यू ये था और इसलिए फाइनली आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू कंडक्शन करंट। और सी वाले में पढ़ो जोर से क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट वी टेक करंट एज सम ऑफ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। विद दिस अंडरस्टैंडिंग एट फर्स्ट प्लेट द कैपेसिटर, first plate of the capacitor incoming current towards the plate is I, outgoing is ID equal to I. Similarly at the second plate भी होगा समझने में कोई परेशानी हो तो बता दो भाई।